नमस्ते बच्चों, रेडी हो पढ़ने के लिए? बिल्कुल। तो उठा लो नोटबुक और पेन, करते हैं शुरू अपना टॉपिक आज का। तो अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने दिनों से कंटिन्यू पढ़ रहे, तो बिल्कुल अब जैसी अपनी क्लास का टाइमिंग आता है आप रेडी हो जाते हैं पढ़ने के लिए। बेटा नोटबुक और पेन जरूर साथ में लें, क्योंकि बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि बस केवल वीडियो देखते हैं। बेटा वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए तो नोटबुक और पेन अपने हाथ में होना चाहिए। करते अपने टॉपिक को शुरू। तो आज का जो टॉपिक था अपना है वो है हेलो एरिन। क्या लिखा बेटा? हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। क्या लिखा है? हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। इतना लिखने के बाद आप समझते हो कि हम इस टॉपिक के अंदर हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो के अंदर, अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो बता दो आपको। हमने हेलो एरिन या एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। उन विधियों में हमने 3 विधियाँ पढ़ी थी: हैलोजनीकरण, रोसिंग-पक्रम, होन से डिक्कर अभिक्रिया। और हैलोजनीकरण अभिक्रिया थी, इसमें 3 अभिक्रिया थी: बेंजीन वलेपर हैलोजनीकरण, पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण और डाई एज़ोटीकरण। और डाई एज़ोटीकरण में कितनी विधियाँ पढ़ी है आपने? याद है? सैंडमायर, गाटरमान, बाल्सीमान। बेटा अगर ऐसे अंगुलियों पर याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है। तो बार बार लिखकर इनको याद करोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, टाटा बाय बाय वाली बात हो जाएगी। अपनी बात करते हैं अपने। तो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड की रासायनिक गुण में अपनी इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया तो बेटा आपकी आएगी बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन, बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण की पहली अभिक्रिया क्या होगी? बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया होगी जिसमें हम हेलो एरिन की अभिक्रिया धातुओं के साथ, रिएक्शन विथ मेटल के साथ होगी। तीसरी अभिक्रिया में हम हेलो एरिन का क्या करेंगे? अपचयन, रिडक्शन। और नंबर 4 की जो अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पर क्या पढ़ेंगे बेटा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण में हम इन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी है? इसमें जो सबसे पहले अभिक्रिया बेटा मैंने कौन सी लिखी है वो है आपकी बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा नाम से ही पता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होगी? बेंजीन वलेपर होगी। और इसके बारे में काफ़ी बात करेंगे। इसके अंदर 5-7 रिएक्शन है, सबके बारे में डिटेल से बात होगी। तो अपनी टॉपिक शुरू करते हैं और प्रत्येक अभिक्रिया के बारे में डिटेल से बात करते हैं बेटा। तो पहले अभिक्रिया हम क्या लिख रहे हैं? बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
फर्स्ट जो रिएक्शन आपकी बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, इंग्लिश में बोलना चाहे तो। अब बेटा यहाँ से कुछ चीज़ें बता दूँ जो आपके लिए नया स्टार्ट हो रहा है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से समझना है। कि सबसे पहले तो मैंने आपको एक अभिक्रिया बताई थी कि बेंजीन जो वलय होती है, जिस कंपाउंड में अगर बेंजीन वलय आ जाती है, उस वलय की सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने शायद अपनी लास्ट 1-2 वीडियो में भी इसकी बात की थी कि बेंजीन वलय की सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया क्या होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब ये अभिक्रिया हम किसकी कह रहे हैं? हेलोएरीन की। तो यहाँ से एक बात समझना, हेलोएरीन का मतलब बेंजीन वलय पर हेलोजन जुड़ा होगा। बेंजीन वलय पर क्या जुड़ा होगा? हेलोजन जुड़ा होगा। अब बेटा आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि कुछ समूह हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं और कुछ होते हैं मेटा निर्देशी। अगर याद हो तो हमने 1 या 2 वीडियो पहले बात की थी कि जो हेलोजन होता है, ये जो हेलोजन होता है, ये प्लस आर प्रभाव के कारण, प्लस आर को बोलते हैं अनुनाद प्रभाव। तो प्लस आर प्रभाव के कारण या अनुनाद प्रभाव, अब अनुनाद प्रभाव कौन सा हुआ याद आया हो तो कि हेलोजन परमाणु, आपने क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाई थी और उसमें इस हेलोजन के जो लोन पेयर थे वो बेंजीन वलय में भाग लिए थे, याद आया? तो हेलोजन ने अपना लोन पेयर दिया था। जब कोई लोन पेयर का त्याग करता है, लोन पेयर देता है तो प्लस आता है। तो याद रखना कौन सा प्रभाव? प्लस आर, या इसको बोलते हैं अनुनाद प्रभाव। तो याद रखना है हेलोजन समूह के प्लस आर प्रभाव के कारण ये जो हेलोजन समूह होता है वो ऑर्थो या पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो या पैरा निर्देशी होता है। तो बेटा यहाँ से आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। अपने को बस एक इतना से याद करना है जो बात बता रहा हूँ कि बेंजीन वलय की सबसे मुख्य अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और बेंजीन वलय पे हेलोजन जुड़ा होगा। इस हेलोजन के कारण आने वाला समूह, इस हेलोजन के कारण आने वाला समूह या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या जुड़ेगा पैरा पे। तो एक कंडीशन में जुड़ेगा कि आप बोलते हो ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 का मतलब हो गया ऑर्थो और 1 4 का मतलब क्या हुआ? पैरा। 1 4 का मतलब क्या हुआ? पैरा। तो आपको बाकी बातों पे ध्यान नहीं देना, एक बार इतना से याद करना है कि अगर बेंजीन वलय पर हेलोजन जुड़ा हो तो आने वाला समूह है ऑर्थो या पैरा, मतलब ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि हेलोजन ऑर्थो या पैरा निर्देशी समूह होता है। जब बेटा क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपके कमेंट्स देखता हूं तो बहुत बार मुझे ऐसी आती है कि कुछ बच्चे सवाल तो ऐसा पूछते हैं कि ये सर एक एक चीज़ बता दो, लेकिन जब उनसे पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये लगता है कि वो वीडियो ढंग से देखते नहीं हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो केवल कमेंट्स के लिए बैठे होते हैं कि कम मौका मिले हम कमेंट्स करते रहें वीडियो पे। तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बढ़ रहे हैं। बातें क्या रखनी है कि हेलोजन परमाणु जुड़ा होने के कारण आने वाला समूह क्या होगा? आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो या पैरा पे। तो जिसके अंदर हम बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया हम ले रहे हैं हेलोजनीकरण। पहली अभिक्रिया क्या लेने बेटा? हेलोजनीकरण। इसमें फर्स्ट अभिक्रिया लिखे बेटा
हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। अब बेटा हैलोजनीकरण का मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया आप किसकी ले रहे हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। क्या लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन। एक चीज़ समझा दूँ, हम कंपाउंड क्या ले रहे, हेलोएरिन, ये क्या नाम बोलते हो, एरिल हैलाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन वाले पर हैलोजन जुड़ा हुआ, ये तो हुआ हेलोएरिन या एरिल हैलाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इस बेंजीन वाले पर, इस बेंजीन वाले पर क्या जुड़ा हुआ, हैलोजन। अब हैलोजन के रूप में मैंने क्या ले लिया, Cl ले लिया, Br आपकी इच्छा हो वो कंपाउंड आप ले सकते हो। तो फर्स्ट अभिक्रिया हैलोजनीकरण है। अब देखो, तो अभिक्रिया किससे करवाओगे, हैलोजन से, तो हैलोजन के रूप में क्या लिख दिया मैंने, Cl2। हैलोजन के रूप में क्या लिखा, Cl2। अब बेटा अगर आपको याद हो तो कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में है तो आने वाला समूह बेंजीन वाले पर जुड़ता है, और सूर्य के प्रकाश में था तो साइड चेन में। तो यहाँ जो हैलोजनीकरण होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा, लुईस अम्ल, जैसे AlCl3, लुईस अम्ल AlCl3। बड़े थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे, वैसे उम्मीद है कि आपको आता है। ये लुईस अम्ल क्या होता है, कमेंट्स में बता देना आपको, लुईस एसिड या लुईस अम्ल होता क्या है। तो ये था क्लोरोबेंजीन। तो इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया मैंने किससे करवाई, Cl2 से। अब मैंने क्या कहा, हैलोजन जुड़ा है, तो ये जो यहाँ वाला Cl जोड़ेगा वो या तो जोड़ेगा ऑर्थो पे या जोड़ेगा पैरा पे। तो मैंने कहा कि ऐसी कंडीशन आती है तो एक बार आपको समूह ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार पैरा पे, दोनों बनाने एक साथ। ऐसे नहीं कि एक बार ऑर्थो बना दिया पैरा बना दिया। कल वाले वीडियो में किसी का कमेंट्स भी था कि सर दोनों बनाने या एक बनाने, दोनों बनेंगे, दोनों बनेंगे। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, दोनों पे जोड़ना है। तो अब मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ तो Cl जुड़ा इसलिए यहाँ का तो हाइड्रोजन निकल गया। इसके अलावा इसके प्रत्येक कार्बन, जो शेष कार्बन उन पे हाइड्रोजन है। तो मुझे अगर यहाँ ऑर्थो पे जोड़ना है तो क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बाहर चला गया, जो दो Cl है तो यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बाहर चला गया, और दो में से एक Cl बाहर गया तो एक शेष बच गया, वो Cl यहाँ जोड़ेगा, Cl, और क्या बाहर चला गया, HCl। चलो बेटा इसको ढंग से समझा लेते हैं। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl। अब इसी को समझा रहा हूँ। इस बार मैंने हाइड्रोजन कहाँ शो कर दिया बेटा, पैरा पे। इस बार मैंने हाइड्रोजन कहाँ लिखा है, पैरा पे। क्रिया वो सेम Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल, जैसे AlCl3। तो क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो क्या बाहर चला गया, HCl। तो अब ये Cl है वो कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे, Cl दोनों बन गए। अब मैंने क्या कहा कि मैंने दोनों अलग अलग बनाए, आपको अलग अलग नहीं बनाने। ये तो आपको समझ में आ जाए कि ये ऑर्थो पे कैसे जुड़ता है और पैरा पे कैसे जुड़ता है। लेकिन एग्जाम में जब आपको समीकरण लिखनी है, एग्जाम में जब आपको ये अभिक्रिया प्रदर्शित करनी है, तो आपको क्या करना है, सेम एक ही अभिक्रिया से ऐसे मानेंगे कि एक बार Cl यहाँ जुड़ रहा है तो ऑर्थो पे जोड़ दिया, और एक बार Cl कहाँ जोड़ेगा, पैरा पे। तो दोनों एक साथ बताने आपको इस प्रकार से। दूसरी बात, मैंने कहा कि इस अभिक्रिया को आपको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर क्या गया, HCl, वो भी रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा चाहो तो यहाँ -HCl लिख दिया। अब बेटा हम इनके नामकरण की बात कर लें। दोनों Cl समान है। अब सुनना, अगर आप यहाँ Br लेते, Br2,
तो यहाँ Br जुड़ जाता, अगर I लेते तो I जुड़ जाता, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया है तो आप किसी भी हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवा सकते हो। इसका नाम क्या होगा? 1-2 के रिलेशन को क्या बोलते हो? ऑर्थो। तो नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या नाम हुआ? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और यहाँ हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो उम्मीद है अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब बड़े एक चीज़ बता दूँ, ये आप जो बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हो, इस जिस तरीके से ये अभिक्रिया होगी, बस एक यहाँ आपने हेलोजन लिया है, एल्कोहल वाले पार्ट में वो फिनॉल आ जाएगा, उसमें बेंजल्डिहाइड या एनिलीन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो आप चैप्टर 10 में तो पढ़ रहे हो, इसके अलावा चैप्टर 11, 12 और 13 में भी इस प्रकार की अभिक्रिया आएगी। इसका मतलब ये अभिक्रिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले चैप्टर में ये अभिक्रिया लगभग सेम रिपीट होती है, बस नाममात्र का इनमें अंतर होगा। तो इसलिए अभिक्रिया समझ लेना कि गलती ना हो, कि जब हम आगे पढ़ें तो फिर जल्दी से पढ़ सकें। तो पहले अभिक्रिया क्या हो गई? हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में सीधा माइंड में बात क्लियर हुई कि हेलोएरिन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर हैलोजन जुड़ जाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हैलोजनीकरण। बेटा यहाँ लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं है, हमें ये समीकरण ही याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा, ये दिया हुआ होगा, ये लिख देंगे उत्पाद बनाइए, तब ये आपको बनाना है। इसके बाद बेटा ये तो पहली अभिक्रिया हो गई हैलोजनीकरण। इसके बाद हम इसकी दूसरी अभिक्रिया बात करते हैं सल्फोनीकरण। इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है उसकी बात करते हैं सल्फोनीकरण। ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं बेटा। तो दूसरी अभिक्रिया क्या है बेटा? सल्फोनीकरण। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। तो बेटा ये मैंने लास्ट वाली क्लासों में समझा दिए थे कि फिर से रिपीट कर दूँ 2 मिनट के लिए, कि काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या लिखा है? अभिकर्मक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अटैक करता है। अभिकर्मक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही 2 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। अब सुना बेटा, नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ? नाभिक को स्नेह करने वाला। नाभिक स्नेही का मतलब क्या हुआ? नाभिक को स्नेह करने वाला। अब आप सब जानते हो नाभिक पर चार्ज क्या होता है? प्लस। तो प्लस को स्नेह प्लस करेगा या माइनस करेगा? यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा। नाभिक स्नेही, नाभिक को स्नेह करने वाला। नाभिक का मतलब प्लस, तो प्लस को स्नेह कौन करेगा? माइनस। तो रट लेना कि जो नाभिक स्नेही होता है उस पर आवेश क्या होगा? माइनस होता है। क्या होगा? माइनस। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, तो माइनस को स्नेह करने वाला, इसका मतलब प्लस। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा, उस पर आवेश क्या होगा? प्लस होता है। नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, माइनस नहीं, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा तो उसको स्नेह कौन करेगा? प्लस। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह पर आवेश क्या होता है? प्लस होगा। नाभिक स्नेह पे माइनस होता है। इसके बारे में मैंने जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी, जब मैंने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई थी तब मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया। अगर कोई बच्चा लेट क्लास ज्वाइन किया है तो इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वाला वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको ये बिल्कुल समझ में
आ जाएगा। अब नंबर 2 अभिक्रिया है बेटा सल्फोनीकरण। अब बेटा जब भी आपको सल्फोनीकरण की अभिक्रिया आ जाए, क्योंकि नई अभिक्रिया फर्स्ट बार पढ़ेंगे, सल्फोनीकरण में आपको याद रखना है कि अभिक्रिया किससे करवाओगे, सांद्र H2SO4। सब जानते हैं H2SO4 को क्या बोलते हैं, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, उसी के नाम पे सल्फोनीकरण। तो याद करना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4। क्या लिखा है, H2SO4। अब यहाँ से हम एक दो बातें और कर लें। जब भी आपको सल्फोनीकरण अभिक्रिया करवानी हो तो जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको लिखने का तरीका सीख लेना बेटा, उससे आपकी गलती ना हो। कैसे सीखो, H2SO4 अगर आप लिखकर अभिक्रिया कराओगे, H2SO4 लिखकर यदि आप अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो HOSO3H। सेम है, लिखने का तरीका लगा, समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ से एक H लिखा, यहाँ से एक H लिखा, एक O यहाँ ले लिया, तो H केवल एक H लिया है, फिर OS, अब एक O यहाँ ले लिया तो O कितने बचे, तीन हो गए, और फिर लास्ट वाला H जोड़ दिया तो HOSO3। जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल की आपको अभिक्रिया करवानी हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल को आप अभिक्रिया में इसी प्रकार लिखोगे जिससे अभिक्रिया इजीली आपको समझ में आ जाए, HOSO3H। तो अब बात करें इसमें कि अभिक्रिया वही हेलोएरिन के साथ है, तो तरीका क्या था, सपोज किया जैसे मैंने यहाँ क्या ले लिया, बेंजीन वाले के ऊपर Cl, तो क्या ले दिया, क्या नाम होगा इसका, क्लोरो बेंजीन। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, सांद्र H2SO4। तो H2SO4 को लिखने का तरीका क्या था, HOSO3H। SOSO3H कैसा है, सांद्र है। क्रिया करवाएंगे, अब क्रिया है तो अभिक्रिया का क्या नाम है, सल्फोनीकरण। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सल्फोनीकरण। अब बेटा मैंने क्या कहा कि क्लोरोबेंजीन में ये जो हैलोजन है वो ऑर्थो या पैरा निर्देशी है। तो हर अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं या इस अभिक्रिया के अंदर बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो आने वाला समूह ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। तो क्या होगा बेटा समझो, यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH जाएगा। तो इस बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ेगा, SO3H। इस बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, SO3H। लिख रहा हूँ यहाँ पे Cl SO3H। बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ से H निकाल दिया और यहाँ से OH, तो क्या जुड़ गया, SO3H। या फिर बेटा मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, क्या लिखा है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन होगा। तो वो हाइड्रोजन या ऑर्थो पे जोड़ना तो हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाल दिया। यदि पैरा पे जोड़ना हो, 4 पे जोड़ना, तो यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर चला जाएगा। तो ये SO3H वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये Cl SO3H तो बन गया, एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया और एक बार पैरा पे जुड़ गया। बेटा अब इस कंपाउंड के नाम की बात कर लेते हैं। अभिक्रिया तो सिंपली ये समझ में आ गई कि जब आपने सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को या सल्फ्यूरिक अम्ल को आपने क्या लिख दिया, HOSO3H, तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा कि बेंजीन वाले का H और यहाँ से OH,
जल का अणु बाहर, तो ऑर्थो पे एक बार तो जोड़ दिया SO3H और एक बार जोड़ दिया पैरा पे। अब सुनना बेटा, नामकरण करें तो नामकरण अलग है थोड़ा सा, कि इस बेक्लोरीन Cl है और इसको हम प्रतिस्थापी भी मानेंगे, क्योंकि SO3H ये क्रियात्मक समूह है और इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। SO3H क्या नाम होता है बेटा इसका? सल्फोनिक अम्ल। SO3H का क्या नाम हुआ? सल्फोनिक अम्ल। तो अब देखो यहां से बेटा इस नामकरण समझते हैं। ये कंडीशन आ गई। अब यह Cl क्या होगा? प्रतिस्थापी होगा, क्योंकि Cl की तुलना में जो SO3H है, Cl की तुलना में जो SO3H है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है। Cl को हम प्रतिस्थापी मानते हैं। तो बेटा काउंटिंग कहाँ से होगी? SO3H से। तो 1 2 है, 1 2 का रिलेशन, 1 2 के रिलेशन के लिए क्या बोलेंगे? ऑर्थो। अब प्रतिस्थापी किसको माने? Cl को। तो नाम क्या होगा इसका? ऑर्थो क्लोरो। नाम क्या लिखा बेटा? ऑर्थो क्लोरो। अब देखो आगे, बेंजीन वाले पर SO3H जोड़ा है, बेंजीन वाले पर SO3H जोड़ा है और इस SO3H का नाम दिया था सल्फोनिक अम्ल। तो नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब बेटा इसके नामकरण की बात करें तो ये देखो, प्रतिस्थापी Cl होगा। काउंटिंग कहाँ से होगी? सल्फोनिक अम्ल से होगी। काउंटिंग कहाँ से होगी? सल्फोनिक अम्ल से होगी। 1 2 3 4। काउंटिंग कहाँ से होगी? यहाँ से, सल्फोनिक अम्ल से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 होगी तो अब सीधी बात है, 4 पे तो हो गया पैरा। तो इस नाम में क्या करोगे? सेम नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो। सेम है, ऑर्थो की संख्या क्या हो जाएगा? पैरा। पैरा क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी बेटा? सल्फोनिक। बेटा माइंड में सेट करनी कोई लैंग्वेज नहीं है, सीधी समीकरण आती है, इसी प्रकार से आती है जो मैंने ये समझाई आपको, कि जब भी सल्फोनीकरण की बात करें तो अभिक्रिया होगी सांद्र H2SO4 से। और H2SO4 को लिखने का तरीका माइंड में सेट कर लेना, जब तक 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है, HOSO3H। अब यहाँ से कुल सीधा माइंड में काम किया कि बेंजीन वाले का H और यहाँ से OH। बेटा काफ़ी बच्चे वीडियो बस ऐसे ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास है, तो बच्चे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ना है, लेकिन जब उनको लिंक सेंड कर दिया जाता है, वीडियो सेंड कर दिया जाता है, तब पता चलता है कि वो वीडियो देखते ही नहीं है। एक बच्चे का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, समझना कंडीशन क्या होती है। मेरे पास मैसेज आया कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, काफ़ी दिन हो गए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरा काफ़ी लॉस हो रहा है, प्लीज़ सर मुझे जब आप ऑनलाइन क्लास लो तो मुझे लिंक, वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी जब क्लास होती है तो उससे जस्ट 5-10 मिनट पहले मैं आपको वीडियो का जो लिंक है वो आपको शेयर कर देता हूँ। तो उस बच्चे को मैंने ग्रुप में शेयर किया तो उस बच्चे के पास मैसेज चला गया। बच्चे ने क्या किया कि तुरंत मैसेज आया कि सर आज मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। मैंने पूछा क्या बात हुई बेटा? तो बोलता है बेटा कि सर, वो बोलता है सर मेरा आज फ़ोन डिस्चार्ज है इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो मैंने सीधा कमेंट्स किया, बेटा अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज है तो आप मुझसे बात कैसे कर रहे हो? तो वो उसका जवाब आया कि सर 4% चार्ज है। कितना परसेंट चार्ज है? केवल 4% चार्ज है। मैंने बोला कोई बात नहीं है। उसके पश्चात जैसे अपना टाइम हुआ मैं ऑनलाइन पढ़ाने लग गया और वो जो दूसरा वाला फ़ोन था वो मैंने साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद मेरी एक बार नज़र गई, वो क्योंकि मोबाइल मैंने ऐसे रखा था तो उसी का रखा हुआ था ऐसे, तो जैसे मेरी उधर दूसरे वाले मोबाइल पर जब नज़र गई पढ़ाते हुए तो पता चला वो ऑनलाइन चल रहा है, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन चल रहा था। तो ऑनलाइन का मतलब वो बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी से व्हाट्सएप पर चैट कर रहा होगा या किसी से बात कर रहा होगा। तो वो ये सोच रहा होगा कि सर को मैंने बेवकूफ़ बना दिया। बेटा मैं बेवकूफ़ नहीं बनाऊँ,
वो अपने भविष्य के साथ बेवकूफ़ बन रहा है। मेरी एक मेहनत थी कि मैंने इस कोविड-19 के कारण मेरी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैंने उनके लिए ये ऑनलाइन क्लास चालू की। अब वो बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर को मैंने बेवकूफ़ बना दिया, तो बेटा मैं बेवकूफ़ नहीं बनाऊँ, वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है, मेहनत करने का, वो मैं कर रहा हूँ, बाकी पढ़ना आपको है। आप पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो बाकी आप समझदार हो। तो काफ़ी चीज़ें होती है, आप समझदार हो, थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों पे, क्योंकि जो टाइम निकल गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। जो टाइम निकल गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। अब वो बच्चा सोचता है कि मैंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ने के लिए मैं चाहूँ तो आपको वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम क्यों डिसाइड किया आपकी ऑनलाइन क्लास के लिए कि फिक्स जैसे ये टाइम हो आपको ऑटोमेटिक लग जाए कि अब हमें इस टाइम पे पढ़ाई करनी है बेटा। और टाइम भी ऐसा सेलेक्ट किया है जिससे आपके दिन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को 8 बजे अपने पूरे जितने भी काम होता है, खाना वाना खाना, बाज़ार का सब काम से फ्री हो। और विशेष कर सबसे प्लस टाइम तो मैंने उन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए किया था, ये टाइम है जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो अपने गार्जियंस के मोबाइल से पढ़ते, तो उनका मैसेज आ रहा था बार बार कि सर हमारे पिताजी या बड़े भाई साहब है वो बाहर काम के लिए आते हैं, तो शाम को आते हैं, तो हमें दिन में फ़ोन नहीं मिल पाता। इस कारण से मैंने अपने वाले बच्चों के लिए टाइम 8 बजे का रखा कि जिनके भी गार्जियन या बड़े भाई साहब के इनके फ़ोन का यूज़ करते हैं तो 8 बजे तक लगभग सबके घर आ जाते हैं। तो 8 बजे बाद आप आसानी से क्लास अटेंड कर सकते हो, जिससे आपकी ऑनलाइन स्टडी कंटिन्यू चालू है जब तक अपनी स्कूलें नहीं खुलती। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी अपनी स्कूलें खुल जाएगी, वापस हम ऑफलाइन पढ़ेंगे अपने स्कूल के अंदर। लेकिन जब तक ना खुले अपना एकमात्र साधन ऑनलाइन है। बिल्कुल पढ़िए। बात पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर कहना, बात पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर करना। बेटा होता क्या है कि हम जब ऑफलाइन पढ़ाते तो बहुत बार आपसे डिस्कस हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में तो बस सीधा होता है कि आते हैं पढ़ाते हैं। तो जब तक आपसे कुछ डिस्कस ना हो किसी बात पे तो पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए कभी कभार मैं बीच में चला के आपसे बात कर लेता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद प्रत्येक के कमेंट्स पे ध्यान दे लेता हूँ कि किसने क्या कमेंट्स किया है। कोई प्रॉब्लम है तो अगली वाली क्लास में ज़रूर सॉल्व करता हूँ। तो 2 अभिक्रिया हो गई। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसमें पहली अभिक्रिया कौन सी हो गई? हैलोजनीकरण। दूसरी सल्फोनीकरण। अब तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा। तीसरी अभिक्रिया की बात करें तो बेटा तीसरी अभिक्रिया का नाम दिया इन्होंने नाइट्रीकरण। तीसरी अभिक्रिया क्या लिखी है बेटा मैंने? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण है। तो अब नाइट्रीकरण की हम जब बात करें, क्या लिखा है? नाइट्रीकरण लिखा है। तो बेटा सीधी सी बात है, अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होगी। वही सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मतलब बेटा HNO3। HNO3 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। अब एक बार सुन लेना, जब भी बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में नाइट्रीकरण अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया तो सांद्र HNO3 के साथ होगी, लेकिन वहाँ उत्प्रेरक के रूप में सदैव सांद्र H2SO4 उपस्थित होगा। मेन बात है कि अभिक्रिया तो सांद्र HNO3 के साथ ही होगी, लेकिन वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में सांद्र H2SO4 जरूर होगा। वहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या होगा? सांद्र H2SO4 जरूर होगा। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर समझते हैं। जैसे पिछली वाली अभिक्रिया में आपने सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखने का तरीका सीखा था, याद आई होगी बात कि पिछले वाली अभिक्रिया में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल को किस प्रकार से लिखते हैं उसका तरीका सीखा था। उसी प्रकार ये नाइट्रिक अम्ल के लिए भी सीख लेना। पहले बात तो HNO3 का नाम क्या लिख रहा हूँ? नाइट्रिक अम्ल। और जब भी अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? H, यहाँ से एक O ले लिया, ON, कितने? 2 में से एक O यहाँ आ गया तो कितने O बच गए? 2 बच गए, तो NO2। तो जब भी हम अभिक्रिया करवाएं
जब भी हम अभिक्रिया करवाएं सांद्र HNO3 की, तो ध्यान रखना इसको नाइट्रिक अम्ल को हम कैसे लिखेंगे, HONO2। अब बेटा माइंड है, दिमाग की बोलते हैं दिमाग खाली नहीं है, तो तुरंत माइंड काम करना चाहिए कि वहाँ से ऑर्थो से H जाएगा, यहाँ से OH, इसका मतलब क्या जुड़ जाएगा, NO2। क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो एक बार इस NO2 को ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार इस NO2 को पैरा पे जोड़ दो। तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार तो ऑर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार इसको कहाँ जोड़ देंगे हम, पैरा पे। रिएक्शन लेने, तो रिएक्शन की बात करें तो तरीका वही है बेटा, क्या किया, ये बेंजीन वाले, यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, तो Cl हो गया। अब इसकी क्रिया मैं किससे करवा रहा हूँ, सांद्र HNO3 से। तो HNO3 को लिखने का तरीका क्या था, HONO2। कैसा है बेटा, सांद्र है, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। अभिक्रिया का क्या नाम है वो मैंने यहाँ लिख दिया, नाइट्रीकरण। अभिक्रिया का क्या नाम है, नाइट्रीकरण। अब बेटा सीधी सी बात है कि होगा क्या, लगभग रिएक्शन सब सेम है, तरीका नामात्र का अंतर है। यहाँ से H, यहाँ से OH, जल का अणु बाहर, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा, या पैरा पे जोड़ेंगे, पैरा कंडीशन 4 नंबर वाली कंडीशन पे जोड़ेंगे, तो यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो ये NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या कंडीशन आएगी आपकी, तो ये तो Cl, तो एक बार NO2 ऑर्थो पे जोड़ दिया और दूसरी बार इसको मैंने कहाँ जोड़ दिया, पैरा पे। ध्यान में बेटा NO2 जुड़ा है, तो इस NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो। इस NO2 को मैंने क्या नाम दिया बेटा, नाइट्रो नाम दिया। तो अभिक्रिया में मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभिक्रिया इजीली आपको समझ में आ गई होगी कि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बोल सकते हो कि क्रिया मैंने सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 से करवाई। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी, नाइट्रीकरण। अब इसमें सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 इसके साथ क्रिया करेगा, तो इस HNO3 को लिखने का तरीका क्या था, HONO2। तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो एक बार NO2 को ऑर्थो पे जोड़ दिया, दूसरी बार पैरा पे। अब बेटा इसका नाम की बात करें तो नाम में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आपने क्या सीखा, इसका क्या नाम है बेटा, क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। अब कौन सी कंडीशन पे, ऑर्थो पे। ये NO2 कौन सी कंडीशन पे, ऑर्थो पे। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इसके नाम में मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बस नाम में क्या अंतर आएगा, ये क्या हो जाएगा। इतना रुकने का मतलब तो कमेंट्स में आंसर आ जाना चाहिए बेटा, वो इसलिए रुकता कि इसका मतलब कमेंट्स में देखना चाहता हूँ कि तुरंत किसका आता है आंसर। तो इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम होगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम दिया ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और इसका नाम दिया मैंने पैरा क्लोरोबेंजीन। तो ये 3 अभिक्रिया हो गई, पहली हैलोजनीकरण, दूसरी सल्फोनीकरण और तीसरी नाइट्रीकरण। अब इसके आगे बात करें हम। तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नंबर 4 पर अभिक्रिया आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, कुछ याद आया कि कहाँ हमने फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी थी, कि एल्किल बेंजीन बनाई थी हमने,
एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया, फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया में आपने एल्किल बेंजीन बनाई थी। तो बेटा वहाँ तो मैंने शॉर्ट में बताया था, डिटेल से बात करते हैं कि पहली बात तो याद कर लेना कि जब भी फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया आ जाए तो उत्प्रेरक के रूप में हम निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का उपयोग करेंगे। कुछ बातें फिक्स होती है, वो अपने को याद करनी है कि मैं घुमा फिरा के ज़्यादा बात करता हूँ कि टॉपिक लंबा हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। कि फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया है, फिडरक्राफ्ट जो अभिक्रिया है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। और बेटा फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया वो दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की जो अभिक्रिया है उसका नाम होता है एल्किलीकरण। क्या लिखा है? एल्किलीकरण। और दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया उसका नाम था एसिटिलीकरण। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया क्या है? एसिटिलीकरण। तो फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक तो हो गया एल्किलीकरण और दूसरा हो गया एसिटिलीकरण। अब यहाँ से याद क्या करना है? बेंजीन वलय पर एल्किलीकरण का मतलब बेटा कौन सा समूह जोड़े? एल्किल, आर, एथिल, मेथिल, प्रोपिल। अगर आपने बेंजीन वलय पर आर समूह जोड़ा है तो वो तो हो जाएगी फिडरक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। और एसिटिलीकरण का मतलब होता है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस समूह को आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर ये समूह जोड़ा है अपने बेंजीन वलय के ऊपर तो उसको हमने नाम दे दिया एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण। अगर आपने बेंजीन वलय के ऊपर, यदि आपने बेंजीन वलय के ऊपर आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर ये समूह जोड़ा है तो अभिक्रिया का नाम क्या होगा? फिडरक्राफ्ट अभिक्रिया। डिटेल से बात करेंगे। आर समूह जोड़ा तो एल्किलीकरण। अब हमें पता है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम सबके साथ, तो क्लोरोबेंजीन में पहले ले लिया एल्किलीकरण। एल्किलीकरण बेटा मेन चीज़ यही है, उत्प्रेरक क्या रहेगा? निर्जल AlCl3। तो मैंने क्या किया? बेंजीन वाले ये क्या लिया बेटा? क्लोरोबेंजीन। अब मुझे पता है इस बेंजीन पर मुझे एल्किल समूह जोड़ना है, तो एल्किल के रूप में मैं क्या ले सकता हूँ? मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। कि एल्किलीकरण का मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया में आप इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराओगे? एल्किल हैलाइड से। अब बहुत से बच्चे होंगे कि जो अभी एक दो दिन में क्लास ज्वाइन की होगी तो उनको ये पता नहीं चलेगा बेटा आर क्या होता है और एक्स क्या होता है। आर को बोलते हैं हम एल्किल, जिसका मतलब होता है एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो यहाँ मैंने इसके स्थान पे एक सिंपल सा समझने ले लिया CH3Cl, ले लिया CH3Cl। अब बेटा अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो गई? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। कि जो अभिक्रिया हम करवा रहे हैं वो किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं हम? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो जो बन रहा है, जो अपना उत्पाद बन रहा है उसकी हम बात करें तो बेटा इतना पढ़ने के बाद तो आप में माइंड काम करना चाहिए कि सीधी सी बात है, यहाँ से H बाहर जाएगा और यहाँ से Cl, तो HCl बाहर गया तो ये CH3 एक बार यहाँ जोड़ दोगे और दूसरी बार यहाँ जोड़ दोगे। मतलब एक बार CH3 को हमने ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार मैंने पैरा पे जोड़ दिया। तो क्या हुआ? इसे रिप्रेजेंट कर लो, ये H और यहाँ पर H। क्या लिखा बेटा? एक बार H मैंने यहाँ लिख दिया है और एक बार H मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ से Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो क्या हो जाएगा? ये Cl है और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो बेटा जो एल्किल लोगे वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो जैसे मैंने R के लिए CH3 लिया तो CH3 जुड़ गया, एथिल लेते तो एथिल जुड़ जाता। दूसरे वाले में ये CH3 कहाँ जोड़ दोगे बेटा? यहाँ पर जुड़ जाएगा। दूसरे में कहाँ जुड़ जाएगा? ये पे। अब बेटा जल्दी से जैसे भी आपको इनका नाम आता है, दोनों का जो नाम आता है वो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें। तो मैंने इसका नामकरण आपको पूछा था तो आपने कमेंट्स
बता रहे होंगे बेटा नाम समझते हैं नामकरण कैसा होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बेंजीन वलय के ऊपर CH3 जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा? टोलुइन। बेंजीन वलय के ऊपर अगर CH3 जुड़ा है तो हमने उसको क्या नाम दिया था? टोलुइन। तो इसका नाम क्या? अब Cl प्रतिष्ठा भी होगा तो सीधे से नाम है ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? पैरा क्लोरो टोलुइन। एक का याद तो दूसरे वाले में प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन समझना कि सीधी क्वेश्चन आ जाएगी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की समीकरण लिखो तो समीकरण लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चन बनता है पर्सन जो अच्छा बनता है वहाँ पर कि क्लोरोबेंजीन से ऑर्थोक्लोरोटोलुइन का निर्माण कीजिए। तो ध्यान रखना यहाँ पर एल्किलीकरण इसलिए दिया क्योंकि हमने बेंजीन वलय पर एल्किल समूह को ऐड किया है। इस अभिक्रिया को हमने क्लोरीकरण नाम इसलिए दिया था क्योंकि हमने इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर क्या ऐड किया है? एल्किल समूह ऐड किया है। इसके बाद बेटा अब नेक्स्ट अभिक्रिया होती है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का अभिक्रिया का एग्जांपल समझे तो बेटा वही क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ मैं इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। ये याद कर लेना बेटा, एसिटिल क्लोराइड। इसका क्या नाम बेटा? एसिटिल क्लोराइड। कि ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की मैं क्रिया कराऊंगा एसिटिल क्लोराइड से। अब बेटा समझदार हो आप, होगा क्या कि यहाँ से एक H और यहाँ से Cl चला जाएगा और वही बेटा उपस्थिति सेम होगी किसमें? निर्जल AlCl3। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी बेटा? ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। अब देखो होता क्या, यहाँ से H और यहाँ से Cl गया तो एक बार मैं इसको ऑर्थो पे जोड़ दूंगा और एक बार इसको मैं पैरा पे। तो कंडीशन देखो क्या बनेगी? Cl C डबल बॉन्ड O CH3 और पैरा पे जोड़ेंगे तो Cl C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे लिख दिया, एक ही बात है वो तो बेटा एक बार मैंने इसको ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार मैंने इसको किस पे जोड़ दिया है? पैरा पे। अब हम इनके नामकरण की बात करें तो नामकरण में बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना क्या है। एसिटिलीकरण का मतलब बेंजीन वलय पर आपने क्या समूह जोड़ा है? CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं एसिटिल। तो मैंने क्या किया, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से करवा दी। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो एक बार इसको ऑर्थो पे जुड़ गया, या यहाँ से H यहाँ से Cl पैरा पे जोड़ दिया। अब इसको नाम देना, क्या देना बेटा? नाम के लिए थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये बेंजीन वाले, ये C डबल बॉन्ड O है और ये CH3, ये तो समूह है बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड O CH3। आप जो इसका नामकरण दे रहे हो यहाँ पर तो आ गए बेंजीन वाले, यहाँ C डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ क्या आ गया? CH3 आ गया। तो इसको हमने क्या नाम देते हैं? अभी को बेटा ये कीटोन हुआ नहीं हुआ? ये कीटोन हुआ नहीं हुआ? मैंने आपको समझाया था C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन जुड़ा, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन जुड़ा तो हम इसको कीटोन बोल सकते हैं। तो कीटोन हो गया और इसका पूरा नाम होता है बेटा एसिटोफिनोन। याद कर लेना बेटा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या होगा? एसिटोफिनोन।
इस पूरे का नाम हमें क्या याद करना है? एसीटोफिनोन। तो नाम आपने याद किया एसीटोफिनोन। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 2, ये 1 और ये 2, तो ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। क्या नाम हुआ? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। और इसका नाम क्या होगा बेटा? पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो बेटा ये थी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक सदैव याद करना है, निर्जल AlCl3 होगा। और 2 प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण में एल्किल समूह जुड़ेगा और एसिटिलीकरण में एसिटिल समूह जुड़ता है। तो इस प्रकार से हमने हेलोएरिन या एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की थी, जिसमें पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी है बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 1 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ पूरा। देखो बेटा, बात करें तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हेलोएरिन। बेटा हेलोएरिन को कुछ बच्चे, किसी बच्चे ने कमेंट्स में पूछा था सर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे हम लिखते ना कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा RX के द्वारा। RX के द्वारा हेलोएरिन या नाम दिया मैंने एरिल हैलाइड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ARX के द्वारा। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। तो हेलोएरिन या एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें हमने नंबर 1 क्या लिखा है? बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन वलेपर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें पहली अभिक्रिया आपने क्या पढ़ी बेटा? हैलोजनीकरण। पहली अभिक्रिया क्या पढ़ी? हैलोजनीकरण। दूसरी अभिक्रिया सल्फोनीकरण। तीसरी अभिक्रिया नाइट्रीकरण। और नंबर 4 फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। और जो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया थी वो कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। तो बेटा शॉर्ट में याद क्या करना है? इन सभी अभिक्रियाओं में जो समूह जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो या पैरा पे। पहली बात तो जो समूह जुड़ेगा वो ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। हैलोजनीकरण में अभिक्रिया किससे होगी? हैलोजन X2, अब Cl2 Br2 कुछ भी ले सकते हो। और किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। सल्फोनीकरण में अभिक्रिया, सल्फोनीकरण होती है तो अभिक्रिया बेटा किससे होगी? सांद्र H2SO4 से। सांद्र H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। लिखने का तरीका याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी ये अभिक्रिया आएगी। तो लिखने का तरीका क्या हो गया? HOSO3H। ये सल्फ्यूरिक अम्ल को मैंने क्या लिखा है? HOSO3H। तो बेंजीन बोलेगा H और यहाँ का OH चला जाएगा, तो ये समूह शेष रहेगा और इसका नाम क्या है? सल्फोनिक अम्ल। क्या है? सल्फोनिक अम्ल। अब बात करते हैं बेटा नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में अभिक्रिया किससे होती है? नाइट्रीकरण में अभिक्रिया किससे होती है? सांद्र HNO3 से।
सांद्र HNO3 से और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। HNO3 लिखने का तरीका क्या था? HONO2। HNO3 लिखने का तरीका क्या था बेटा? HONO2। बात समझ में आ गई? इसके बाद फिडर-क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। एल्किलीकरण का मतलब तो क्या जोड़ दिया बेटा? R समूह है, और एसिटिलीकरण का मतलब जोड़ दिया हमने RC+O, ये समूह। तो उम्मीद है बेटा ये जो पहली अभिक्रिया थी अपनी बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे बेटा मेरी क्लास एंड होने वाली होती है तो आपने पिछले, बच्चों की आवाज़ आ रही साइड में, पिछले 3-4 दिन से आपने देखा कि जैसे मेरी क्लास एंड होने वाली होती है तो ये 3-4 आपको वीडियो नज़र आएंगे। तो बेटा जो वीडियो आपको देखना आप उस पर क्लिक कर लोगे तो वो वीडियो आपकी चलते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ एक बात ध्यान रखें कि कभी भी आपकी अगर बाई चांस ऑनलाइन क्लास मिस हो जाती है, कि बहुत बार अपने घर पे ऐसे काम आ जाते हैं, कंडीशन हो जाती है, बरसात का मौसम चल रहा है कि कभी बाद से लाइट नहीं आई हो, तो आप ये क्लास अगले दिन सुबह मॉर्निंग में आप देख सकते हो। इस यूट्यूब का अपने ये प्लस पॉइंट ये होता है कि अपनी जो ऑनलाइन क्लास हम बाद में भी आराम से देख सकते हैं। कोशिश तो ये करें कि जो अपना फिक्स टाइम है 8 से 9 उसी समय आप क्लास अटेंड करें, लेकिन बाई चांस उस समय क्लास अटेंड ना कर सके तो उसके बाद उस क्लास को आप ले सकें। इसके अलावा एक अभिक्रिया हो गई, अब 2 अभिक्रिया 3 अभिक्रिया और है जो अपनी कल की क्लास में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बेटा ये चैप्टर मैंने कहा 2 या 3 दिन का और पेंडिंग बचा है, तो पूरे चैप्टर को तैयार कर लेना कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं इसका टेस्ट लूँगा। और काफ़ी टाइम से मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे ऑनलाइन क्लास तो काफ़ी बच्चे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट देने वालों की संख्या कम है। अगर बेटा टेस्ट नहीं दोगे तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम भी मैं कम कर दूँगा फिर। तो अभी 3-4 दिन का टाइम है, 3-4 दिन में आप बिल्कुल जमकर मेहनत करें जिससे अपना ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ जाए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे में जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे आप मैसेज कर देना। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ बेटा।